और अब बढ़ते हैं तेजस 24 की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और इसकी शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में एनसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। शाहीन बाग इलाके के जामिया नगर से बरामदी हुई है। एनसीबी ने 50 किलो हेरोइन, 47 किलो संदिग्ध पदार्थ के साथ 30 लाख रुपए कैश की जब्ती की है। इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट के एक शख्स को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया, जिससे पूछताछ लगातार जारी है। बरामद ड्रग्स आपको बता दें कि अफगानिस्तान से स्मगल करके लाई गई थी। अब इसके तार कहां तक जुड़े हुए, इनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। शाहीन बाग के जामिया नगर से यह बहुत बड़ी बरामदगी हुई है। 50 किलो हेरोइन, 47 किलो इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का एक शख्स भी अरेस्ट हुआ है। अफगानिस्तान से दिल्ली लाई गई थी ड्रग्स, अब ये तार खंगाले जा रहे हैं कि इनके पीछे किसका हाथ है, कितना बड़ा गिरोह है ये। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। शाहीन बाग इलाके में जामिया नगर से एनसीबी ने 50 किलो हेरोइन, 47 किलो संदिग्ध पदार्थ के साथ 30 लाख रुपए कैश जब्त किए। इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स की कीमत 400 करोड़ रुपए आकी जा रही है। इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट के एक शख्स को एनसीबी ने अरेस्ट किया है। बरामद ड्रग्स अफगानिस्तान से स्मगल की गई थी, जबकि कैश समुद्र और बॉर्डर के रास्ते हवाले के जरिए लाई गई। और जल्दी से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ड्रग्स मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर एक और आपकी टीवी स्क्रीन पर। ड्रग्स स्मगलरों के तार आतंकियों से जुड़े हो सकते हैं, इस एंगल से भी जांच लगातार जारी है। दिल्ली में बरामद की गई ड्रग्स अफगानिस्तान से लाई गई थी, जिसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई से स्मगलर्स के तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है। अब इस एंगल पर भी जांच हो रही है। ड्रग्स सिंडिकेट का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ है। इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट से एक शख्स की गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें पूछताछ के बाद एनसीबी चीफ एसएन लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये गिरफ्तारी हमें और आगे तक ले जाएगी और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो भी जल्द पकड़ में आ सकते हैं, यानी कि बड़े इंटरनेशनल कनेक्शन का भंडाफोड़ हो सकता है। दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स स्मगलों के तार आतंकी लिंक से जुड़े हो सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चीफ के मुताबिक ड्रग्स तस्करों के तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुबई से जुड़े हो सकते हैं। जो लीड्स मिले उस पर जो हम लोगों ने अमल करना शुरू किया, उसमें कुछ पाकिस्तान कनेक्शंस भी थे, दुबई कनेक्शंस भी थे, अफगानिस्तान के कनेक्शंस भी थे और हो सकता है अफगानी नागरिक भी इसमें आगे गिरफ्तार हों। तेजस 24 में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, बड़ा एक्शन होगा। 12 जगहों पर आज एमसीडी अभियान चलाने जा रही है। 12 जगहों को दिल्ली में चिन्हित किया गया है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, गाजीपुर, सीमापुरी सहित 12 जगहों पर कार्रवाई होने जा रही है। वहीं दिल्ली के तुगलकाबाद के मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एरिया और बदरपुर के इलाके में आज अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, दिल्ली में अफरा तफरी है, एमसीडी का एक्शन शुरू हो चुका है। 12 जगहों को चिन्हित किया गया है। कौन कौन सी जगह पर बुलडोजर चलेगा वो तस्वीरें हम लगातार, वो जगहों के नाम हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में आज पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। गाजीपुर, सीमापुरी, तुगलकाबाद, बदरपुर, यहां पर एमसीडी का एक्शन होने जा रहा है। देखिए, लगातार एमसीडी मेयर की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमने वो इलाके चिन्हित किए हैं जहां पर लंबे समय से लोगों ने अतिक्रमण करके निर्माण किया हुआ है, अवैध निर्माण किया हुआ है, उनको हटाया जाएगा, सड़कें खाली कराई जाएंगी, वो एरिया खाली कराया जाएगा। यानी कि आज दिल्ली में ज्यादा हलचल रहेगी। दिल्ली में आज अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एमसीडी ने दिल्ली में 12 जगहों पर कार्रवाई करने का मन बनाया है। एचडीएमसी मेयर और कमिश्नर ने और पूर्वी दिल्ली के मेयर ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण को चिन्हित किया है। इस दिल्ली मेयर के मुताबिक पुलिस बुलडोजर ड्राइव में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है और आज दिल्ली के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, गाजीपुर, सीमापुरी और आदि इलाकों में अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंसा पर बहुत बड़ा बयान दिया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, उन्होंने ये कहा है कि हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता। उन्होंने सभी समुदायों को एक साथ लाने और मानवता की रक्षा करने की वकालत की है, इस बात पर जोर दिया है। वहीं भागवत ने देश के बंटवारे पर कहा कि देश के सभी लोगों को यह बात खलती है कि हम अधूरे रह गए। अखंड भारत का सपना जल्द साकार होगा।
हाल के दिनों में कई राज्यों में हुई हिंसा के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता। मोहन भागवत ने सभी समुदायों को एक साथ लाने और मानवता की रक्षा करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अहिंसा और शांतिप्रिय होना चाहिए। वहीं भागवत ने विभाजन के संदर्भ में कहा कि देश के सभी लोगों को ये बात खलती है कि हम अधूरे रह गए। उन्होंने कहा कि अखंड भारत का सपना जल्द साकार होगा। बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। आज पीएम मोदी वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। नजर रहेगी ये 3 दिवसीय सम्मेलन सूरत में आयोजित हो रहा है और इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और गुजरात की राजनीति में आप सभी जानते हैं कि पाटीदार समुदाय की अहम भूमिका होती है, इसलिए बीजेपी लगातार पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाटीदार समुदाय को लुभाने की पूरी कोशिश करेंगे वैश्विक पाटीदार सम्मेलन को संबोधित करके। तो आज से सूरत में 3 दिन का ये पाटीदार सम्मेलन है। वर्चुअली शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे वैश्विक पाटीदार सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन सूरत में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। व्यापार सम्मेलन में पाटीदार समुदाय के 10,000 कारोबारी और लाखों लोग शामिल होंगे। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव भी हैं और गुजरात की राजनीति में पाटीदार समुदाय की अहम भूमिका होती है। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन पीएम मोदी के उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है जिसमें भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में आगे बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 29 अप्रैल से 1 मई के बीच आईटीसी गार्डिनिया बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजित करेगी। इस सम्मेलन में विश्व के कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल दिल्ली के दौरे पर आएंगी। ममता मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के साथ संयुक्त सम्मेलन में शामिल होंगी। ये सम्मेलन 6 साल बाद हो रहा है। सम्मेलन में देश भर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का मकसद तुरंत न्याय, मुकदमों की देरी में कमी और न्यायपालिका में खाली पड़े पोस्ट पर ध्यान देना है। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ऐसे में मोदी ममता करीब 1 साल बाद एक मंच पर होंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से ठीक पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में हुई हिंसा के पीड़ित आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की मुश्किलें इस मामले से लगातार बढ़ती जा रही हैं। पीड़ित दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति और रात 9 बजे गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और इससे पहले सभी लोग पटियाला हाउस कोर्ट के सामने शाम 4:30 बजे कैंडल मार्च भी निकालेंगे। हिंसा पीड़ित राष्ट्रपति से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के सामने कैंडल मार्च भी निकालेंगे। गृहमंत्री अमित शाह से रात 9 बजे उनकी मुलाकात भी होगी। और उधर ममता बनर्जी अपने दौरे की तैयारी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा के शिकार पीड़ित आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हिंसा पीड़ित परिवार दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति और 9 बजे अमित शाह से मिलेंगे। हिंसा पीड़ित पटियाला हाउस कोर्ट के सामने 4:30 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे। हिंसा पीड़ितों ने ममता के दिल्ली दौरे को लेकर उन्हें घेरने की रणनीति बनाई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एक और ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर। तेजस 24 में एमएनएस नेता राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की तारीफ की है। राज ठाकरे ने ट्वीट करके कहा है कि योगी सरकार को धार्मिक स्थलों विशेषकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए धन्यवाद दिया है। राज ठाकरे ने ट्वीट करके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में हमारे पास योगी नहीं भोगी हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला। महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि आए, यही हमारी प्रार्थना है। हनुमान चालीसा विवाद में आज नवनीत राणा और रवि राणा की याचिका पर सुनवाई है। मुंबई सेशन कोर्ट राणा दंपति की याचिका पर सुनवाई करेगा। मंगलवार को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुंबई पुलिस को 29 अप्रैल को जवाब दाखिल करने को कहा था। मुंबई पुलिस आज कोर्ट में जमानत याचिका पर हलफनामे के साथ जवाब दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने राणा दंपति को 6 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दोनों पर राजद्रोह का मामला दर्ज है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को औरंगाबाद रैली को मंजूरी मिल गई है। औरंगाबाद पुलिस ने शर्तों के साथ राज ठाकरे को रैली और भाषण की अनुमति दी है। राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज ठाकरे 30 अप्रैल को सुबह करीब 8 बजे पुणे से औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे। राज ठाकरे के काफिले में करीब 150 वाहन, कारें, एसयूवी होंगी। पुलिस ने राज ठाकरे को समाज में तनाव पैदा करने वाले बयानबाजी से मना किया है।
आइए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तेजस 24 में देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका है और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 5 साल से 12 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय NTGAI की सिफारिश का इंतजार करेगा, यानी कि बच्चों को भी सुरक्षित रखना है। आज बच्चों के वैक्सीनेशन पर NTGAI की अहम बैठक भी होने जा रही है और इस बैठक पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि 5 साल से 12 साल के बच्चों को भी अब टीका की जरूरत है। चौथी लहर को रोकना है तो हमें बच्चों को भी सुरक्षित करना होगा, उनको भी वैक्सीन लगानी होगी। अब NTGAI की बैठक में क्या कुछ होता है इस पर देखना होगा। सिफारिश कर दी गई है, इस बैठक में आज बच्चों को वैक्सीन लगाने पर अहम फैसला होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 से 12 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय NTGAI की सिफारिश का इंतजार करेगा। आज बच्चों के वैक्सीनेशन पर NTGAI की अहम बैठक है, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि DGCI ने बीते बुधवार को 5 से 12 साल के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोविड वैक्सीनेशन कॉर्बोवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर से कोरोना केसों में उछाल देखने को मिला है। गुरुवार को नए केस 3000 के पार गए और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 के पार हो गई है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों के मद्देनजर राज्य सरकारों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को एक बार फिर से जरूरी कर दिया है। उधर केंद्र सरकार भी बढ़ते कोरोना केसों को लेकर चिंतित है। बीते रोज PM मोदी ने राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके कोरोना केसों को रोकने के उपायों पर बैठक की थी। महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 165 नए मरीज सामने आए। उनमें से ज्यादातर मामले मुंबई से हैं। राज्य में 2 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 89 लाख हो गई है। राज्य में बुधवार को 186 मामले दर्ज किए गए थे और किसी मरीज की मौत की खबर नहीं थी। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 90 नए मामले दर्ज किए गए। इस बीच पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 157 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 961 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में लगातार 7वें दिन 1000 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में उछाल जारी है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1490 मामले सामने आए। इस दौरान संक्रमण दर 4.62% दर्ज की गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 5250 हो गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटे के दौरान 1070 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तेजी से बढ़ती गर्मी और कोयले की कमी के कारण देश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है और ये बड़ी चिंता की बात है। गैस पर आधारित कई पावर प्लांट बंद हो गए हैं। बड़ी खबर, जिससे बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। और आपको बता दें कि गैस का दाम बढ़ जाने से कई प्लांट पूरी क्षमता से काम भी नहीं कर पा रहे थे। तो लगातार ये खबर सामने आ रही है कि देश में बिजली संकट गहरा सकता है, क्योंकि कोयले की कमी के कारण ये तमाम जो परेशानियां हैं वो उठ खड़ी हुई हैं। गैस की कमी के कारण कई प्लांट बंद हो गए हैं। महंगी इंपोर्ट गैस के कई पावर प्लांट पर असर भी इसका पड़ा है। पूरी क्षमता के साथ ये काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तेजी से बढ़ती गर्मी और कोयले की कमी के कारण देश में बिजली आपूर्ति का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि गैस पर आधारित पावर प्लांट बंद हो गए हैं। जो गैस बेस्ड पावर प्लांट था वो भी बंद हो गया है। इंपोर्टेड प्राइस बढ़ गया, इसलिए कोई इंपोर्टेड प्लांट भी पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा था। अभी पावर मिनिस्ट्री उसको चलाने के लिए अभी भी डायरेक्शन देके शुरू कर दिया है। देश भर में बिजली कटौती जारी है। खबरों के मुताबिक सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 3000 मेगावाट बिजली की कमी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में बिजली कटौती की जा रही है। कश्मीर घाटी अपने सबसे बुरे बिजली संकट का सामना कर रही है। तमिलनाडु में राज्य सरकार ने कहा कि केंद्रीय ग्रिड से 70,750 मेगावाट की कमी के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती हुई। आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती जारी है। इस संकट के पीछे पावर हाउस में कोयले की कमी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 147 संयंत्रों में 26 अप्रैल को कोयला भंडार केवल 25% था। सरकार दावा कर रही है कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 9 साल में सबसे कम है। यूक्रेन रूस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कीमत बढ़ने से कोयले का आयात गिरा है। भीषण गर्मी और कोयले की किल्लत के चलते देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। बिजली संयंत्रों में कम उत्पादन के बीच राज्य भारी मांगों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक उपभोक्ताओं को 2 घंटे से 8 घंटे तक की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कटौती से कारखाने सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
देश में मार्च में रिकॉर्ड गर्मी के बाद अप्रैल में भी भीषण गर्मी जारी है। ऐसे में बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने 5 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, एमपी में अगले 5 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। यूपी, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा को कल के बाद गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लोगों को 1 मई तक भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में कल के बाद से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, जबकि बिहार में आज के बाद गर्मी का कहर कम हो सकता है। दिल्ली समेत 5 राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत देश के कई राज्यों में गर्मी कहर बरपा रही है। अक्सर गर्मी का कहर 15 मई के बाद देखने को मिलता है, लेकिन इस साल अप्रैल की शुरुआत से ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान में इजाफा इतना है कि पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के कम से कम 5 राज्यों में तापमान 45 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। तेज धूप, गर्म हवाओं से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। पूर्वी राजस्थान में बांसवाड़ा में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर और फलौदी में पारा 45.2 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कई जिलों में भीषण गर्मी और धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया है। एमपी के जशपुर में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पारा 43 डिग्री के ऊपर चला गया है। भीषण गर्मी के चलते भूजल स्तर 45 मीटर गिर गया है। नतीजतन जिले के 110 गांवों में 300 से अधिक हैंडपंप बंद हो गए हैं। 20 जल योजनाओं से पेयजल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पीने की पानी की कमी से सबसे ज्यादा पत्थलगांव, बगीचा और फरसाबहार में देखने को मिल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात के दौरे पर जाएंगे। जेपी नड्डा गांधी आश्रम से गांधीनगर स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय श्री कमलम जाएंगे। वहां वो पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं की एक सभा को संबोधित करेंगे। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। नड्डा प्रदेश सेल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वे जीएमडीसी ग्राउंड पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नड्डा गुजरात विश्वविद्यालय सम्मेलन केंद्र जाएंगे। इस साल अप्रैल में गर्मी का कहर चरम पर है। तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। इंसानी नहीं, जानवर भी परेशान है और जानवरों की इस परेशानी को दूर करने के लिए गुजरात में सूरत के चिड़ियाघर में खास इंतजाम किया गया है। गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए खाने में पानी से भरपूर फल, विटामिन भोजन और मौसमी भोजन दिया जा रहा है। साथ ही जानवरों के बाड़ों को ठंडा रखने के लिए कूलर और स्प्रिंकलर भी लगाए गए हैं। दिल्ली में तापमान बढ़ने के साथ साथ बिजली की मांग भी बढ़ने लगी है। दिल्ली में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोयला आपूर्ति को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखी है और बिजली संकट को लेकर मदद की अपील की है। चिट्ठी में लिखा है कि दादरी राष्ट्रीय राजधानी पावर स्टेशन, फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट में बिजली आपूर्ति बाधित है, जिसकी वजह से दिल्ली मेट्रो अस्पतालों और जरूरी संसाधनों में 24 घंटे बिजली सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने की मांग की है। अशोक गहलोत ने लगातार 5 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि देश की आर्थिक नीतियां मुख्य तौर पर केंद्र की ओर से निर्मित और संचालित होती हैं, लेकिन इसका असर राज्यों पर भी होता है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप महंगाई के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें एवं सभी की बात सुनें। और आइए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अखिलेश यादव ने मायावती पर चुटकी ली है और चुटकी लेते हुए कहा कि अगर एसपी बीएसपी का पुराना गठबंधन होता तो मायावती पीएम बन सकती थी, प्रधानमंत्री बन सकती थी। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी लगातार खड़ी हुई है। आजम ने उन्हें बताया था कि बीजेपी का बड़ा दबाव है। ये बड़ी खबर, पुराना गठबंधन होता तो मायावती प्रधानमंत्री बन सकती थी। इसी तरीके से चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने यह कहा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि अगर पिछली बार हुआ समझौता बना रहता तो मायावती प्रधानमंत्री बन सकती थी। समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। अखिलेश यादव का कहना है कि आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। मैंने बात की थी, उन्होंने बताया कि बीजेपी का बहुत दबाव है। आजम खान साहब के साथ खड़ी है और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे
मैंने उनसे खुद बातचीत की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ताल सर्किट हाउस रोड स्थित आर्यावत पेट सिटी गामा कैमरा एंड 3D MRI सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कहा कि वो खुद और उनके पूज्य गुरुदेव जांच कराने आर्यावत आते थे। अब ये विश्वसनीय संस्था पूर्वांचल की पहली पेट सिटी स्कैन सिटी की सेवा देने वाली संस्था बन गई है। अब कैंसर जाँच के लिए लोगों को मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु नहीं जाना पड़ेगा। यूपी में आज से फ्री राशन वितरण का काम शुरू हो जाएगा, जिससे कई गरीब परिवारों को मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अप्रैल महीने का मुफ्त वितरण आज से किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं चावल के साथ दाल, नमक व रिफाइंड तेल भी मिलेगा। सीएम योगी का अधिकारियों को साफ निर्देश है कि 12 मई तक सभी जिलों में राशन वितरण का काम पूरा किया जाए। अलीगढ़ में 180 लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया है और करीब 900 लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। आगरा जोन के 8 जिलों में 756 लाउडस्पीकर उतार दिए गए हैं। कई जगहों पर लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर हटा दिए। आगरा जोन में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज 8 जिले आते हैं। इन 8 जिलों में एक दिन में लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चला है। पटना में ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी बेटी, फिर पत्नी और बाद में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक शख्स अपनी सास के सामने हत्या और आत्महत्या की घटनाओं को अंजाम दिया। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की वजह घरेलू कलह बताया जा रहा है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर ली है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश में जुट गई है। यूपी के अंबेडकर नगर में आईजी कविंद्र प्रताप सिंह जिले के अकबरपुर कोतवाली में निरीक्षण के लिए पहुंचे। जब हथियारों को चलाने की कोशिश की गई तो किसी भी बंदूक से फायर नहीं हो रहा था। इतना ही नहीं, आईजी के परीक्षण में एक बड़ा हादसा होते होते उस समय बच गया जब एसआई रामबली यादव के हाथ से बुलेट गन परीक्षण के दौरान नहीं चली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको मेज पर रखा, मेज पर रखते ही बुलेट गन अपने आप चल गई। यूपी के बांदा में रिटायर्ड आईपीएस की बहू और भाजपा के जिला पंचायत सदस्य ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। घटना के पीछे की वजह पति पत्नी के बीच विवाद और आपसी मनमुटाव को बताया जा रहा है। आत्महत्या से पहले श्वेता ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा, घायल नागिन और शेरनी अपमानित महिला से डरना चाहिए। वहीं घटना के बाद से पति मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने मौत के कारणों की पुष्टि के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली में 6 साल के अंतराल के बाद आज से 2 दिन तक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का एक सम्मेलन है और उसके बाद मुख्यमंत्री और फिर मुख्य न्यायाधीशों का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारत के चीफ जस्टिस ईवी रमन्ना आज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट परिसर में होने वाले इस सम्मेलन में न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी और उनका हल तलाशा जाएगा। पिछला सम्मेलन 2016 में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए आज बड़ी खबर है। आज एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे एक साथ। दोपहर 1 बजे बोर्ड परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। एमपी बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in, mpbse.mponline.gov.in और mpbse.nic.in पर छात्र अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आज एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एक साथ नतीजे आएंगे। दोपहर 1 बजे बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। एमपी बोर्ड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in, mpbse.mponline.gov.in और mpbse.nic.in पर जारी किया जाएगा। इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 20 लाख छात्र शामिल हुए थे। 2 साल पहले कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी संगठन, सरकार और आरएसएस की समन्वय बैठक हुई। 2023 में होने वाले चुनावों की अभी तक योजना की जानकारी साझा की गई। साथ ही आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के बीच बीजेपी की पहुंच और अधिक बढ़ाने और युवा नेतृत्व को निखारने की जरूरत पर चर्चा की गई।
शराब दुकान शिफ्टिंग को लेकर अपनी पार्टी की सरकार को घेरते हुए भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एसडीएम की क्लास लगा दी। दरअसल शराब दुकान शिफ्टिंग को लेकर भोपाल की संपदा रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी और आसपास के लोग साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एसडीएम से कहा कि 500 मीटर किसी भी बस्ती के नजदीक और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए। जब सपने बड़े हो और हौसला मजबूत हो तो मंजिल मिलेगी। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है इंदौर की रहने वाली वंशिता ने। दरअसल निमिष में पदस्थ अरविंद कुमार गुप्ता, जो कि एक जज के ड्राइवर है, उनकी बच्ची वंशिता गुप्ता ने सिविल जज की परीक्षा पास करते हुए 7वीं रैंक हासिल की है। वहीं पिता का सपना था कि जिस तरह से जज अधिकारी के पीछे बैठाकर गाड़ी चलाते हैं, उसी तरह उनकी बेटी जज बने और उसकी गाड़ी वो चलाएं। पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएम मोदी कोरोना की बैठक ले रहे थे, उसके बाद वो अचानक पेट्रोल डीजल की बात करने लगी। सीएम बघेल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 24% वैट है, बाकी राज्यों में 29 से 31% वैट टैक्स लगता है। वो पहले बीजेपी शासित राज्यों में वैट कम करें, रसोई गैस में तो वैट नहीं लगता, उसके दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? पीएम मोदी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम बघेल भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक परिधान में समारोह में पहुंची यशोदा वर्मा को विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग की हैं, जहां तापमान 44 डिग्री तक पहुंच गया है। यहां की मैत्री बाग के चिड़ियाघर में इन दिनों प्रबंधन ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए फुव्वारे का इंतजाम किया है। प्रबंधन की ओर से जानवरों के बैरक में पानी के छिड़काव किया जा रहा है, ताकि भीषण गर्मी से जानवरों को राहत मिल सके। साथ ही कूलर की भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि मैत्री बाग में 7 व्हाइट टाइगर, 120 हिरण और तेंदुए समेत सैकड़ों जानवर रहते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पीएचडी करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएचडी कैसे होती थी ये सब जानते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मंच से अपने ही विभाग के पीएचडी कोर्स पर सवाल उठा दिए। पीएचडी वालों के लिए खाली रोजगार के लिए अपने डिग्री बनाने के लिए पीएचडी करें, वो पीएचडी करने के बाद कहीं किसी की काफी आपकी करपुरा के कोई यूनिवर्सिटी में जमा करा दो और काम अपना आगे का जिस ढंग का बनता है। मध्य प्रदेश में अगले साल जनवरी में इन्वेस्ट समिट होने वाला है। इससे पहले प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसे नौटंकी करार देते हुए सीएम शिवराज से श्वेत पत्र लाने की मांग की है। कांग्रेस विधायक ने सीएम चौहान को पत्र लिखकर कहा कि इन्वेस्ट समिट के नाम पर झूठी लोकप्रियता अर्जित करना और जनता का पैसा बर्बाद करना बीजेपी का फ्लॉप आइडिया है। बीजेपी सरकार को पुराना हवाई निवेश का हिसाब देना चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल में हालत देखकर कलेक्टर दंग रह गए। अस्पताल में चारों तरफ अव्यवस्था का आलम पसरा हुआ था और कई कर्मचारी और डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले। कलेक्टर ने कई कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं और कुछ को निलंबित कर दिया है। एमपी के अनूपपुर में सीएमओ के खिलाफ थाने में शिकायत की गई। बिजली नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने सीएमओ पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए घपले का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि पूरी परिषद के साथ धोखाधड़ी करते हुए सितंबर 2021 से आज तक लगातार सरकारी पैसे का गबन हो रहा है। परिषद ने आरोप लगाते हुए आरोपों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें निर्माण कार्य, डीजल खरीदने और बिल वाउचर में फर्जी हस्ताक्षर करके करोड़ों रुपए का घपला किया गया है। देश का बंटवारा हुए आज 75 साल हो चुके हैं, लेकिन बंटवारे के बाद भी सरकारी दस्तावेजों में यूपी के कानपुर देहात में पड़ी करोड़ों की जमीन आज भी 12 से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम दर्ज है। अरसे से उनके नाम की जमीनें दर्ज होती चली आ रही हैं। इसको लेकर गांव के बुजुर्गों ने बताया कि खतौनी में बरसों से ऐसे ही दर्ज होते चले आ रहे हैं। ये लोग पीढ़ियों पहले यहाँ रहते थे। देश के बंटवारे के बाद वो सभी पाकिस्तान जा बसे थे। आदिवासी संस्कृति से अलग होने वाले मतांतरित लोगों को आरक्षण सूची से बाहर करने के लिए अब जशपुर, कोरबा, सरगुजा जिले के गांव में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर 30 अप्रैल को दिल्ली में सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें जशपुर जिले से पूर्व मंत्री गणेश राम भगत सहित छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
आदिवासी संस्कृति से अलग होने वालों को आरक्षण की सूची से बाहर करने की काफी पुरानी मांग है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित अलवा कॉलोनी में बाइक चोरी करने की नीयत से पहुंचे 2 चोरों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसमें एक चोर ने कमर से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। गोली अलवा कॉलोनी के मोहम्मद जलाउद्दीन और सोनू को जा लगी। दोनों लोग गोली लगने से घायल हो गए। जलाउद्दीन को पटना एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मोहम्मद सोनू मामूली रूप से घायल हुआ है। वहीं चोर को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। बिहार के सहरसा से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे को थाने से रिहा करवाने के एवज में थानेदार ने महिला से मसाज करवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। वायरल हुए इस वीडियो में सहरसा के डरहार ओपी थाने के शशि भूषण सिन्हा नजर आ रही हैं, जो थाने में एक महिला से तेल मालिश करवाते दिखाई दे रही हैं। तेल मालिश कर रही महिला अपने बेटे को जेल से छुड़वाने आई थी, जहां थानेदार ने बेटे को जेल से निकालने का आश्वासन महिला को दिया और उससे मालिश कराने की बात कही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 2 आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर उसे ब्लैक लिस्टेड करने का आग्रह किया है। अपने पत्र में रघुवर ने लिखा कि झारखंड में कार्यरत गैर सरकारी संस्था खुशी रेनबो होम में पिछले दिनों में 2 आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। राजस्थान के धौलपुर जिले के न्यायालय परिसर में दिन दहाड़े 2 युवकों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की इस घटना से पूरे कचहरी परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।